नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे पिछले चल रही श्रृंखला हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास आपके सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के द्वारा लिखित जो पुस्तक थी उसके बारे में पिछले सत्र में हमने इसकी विषय वस्तु जानी। अब हम इस पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं। इन्होंने भाषा से शुरू की है और मैंने आपको ये पिछले सत्र में बता भी दिया था। भाषा की परिभाषा हमने जान ली कि भाषा को क्या क्या कहा गया है, व्यक्तिवाणी कहा गया है और अलग अलग परिभाषाएं हम जान रहे थे भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की। तो पतंजलि कहते हैं व्यक्तयम वाची वर्णायेतम तेयम इते वक्त्यवाक्च, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो सके उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि कहते हैं ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति व्यक्त कर सकता है ना, और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा ये भाषा की परिभाषा दी गई है। आगे देखिए, कामता प्रसाद गुरु की कोई खास नहीं पूछता, लेकिन श्याम सुंदर, पतंजलि, मंगलदेव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर सुकुमार सेन, भोलेनाथ तिवारी, इनकी जरूर पूछी जाती है। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें अपने वर्णोपयोगी शरीर वयों के उच्चारणों किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मंगलदेव शास्त्री है ना। अपने उच्चारणोपयोगी है ना, ये थोड़ा सा टाइट सेट हो गई ये किताब, तो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे मेरे साथ पढ़िए। आपके पास अगर ये किताब है नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि से भाषा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जिन लिपि चिन्हों से व्यवहार करता है उन्हीं लिपि चिन्हों को हम भाषा कह सकते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार अब है आपका सुकुमार सेन जी की परिभाषा, अर्थवान कंठोद्गीवर्ण ध्वनि समिष्टि ही भाषा है, सुकुमार सेन। और आपके जो है सुमित्रानंद पंत की भाषा भी ऐसे ही कहती है कुछ सुकुमार सेन की तरह। सुमित्रानंद पंत कहते हैं ध्वनि के नादमय स्वरूप को ही भाषा कहते हैं, है ना। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत व सार्थक समष्टि है जिसका विश्लेषण अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, दोबारा पढ़िए। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, भोलेनाथ तिवारी जी के अनुसार। ये और भी तरीके की परिभाषा आपको भोलेनाथ तिवारी जी की मिल जाएगी, क्योंकि ये भाषाविद थे। इन्होंने भाषा की कई जगह अलग अलग तरीके से विशेषताएं बताई है, तो उसमें भी भाषा नाम इन्होंने ले लिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरी परिभाषा आपको मिल जाए। देखिए, ये भी इस प्रकार यादृच्छिक वाली परिभाषा भी भोलेनाथ तिवारी जी की एक आपको देखने को मिलेगी। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से परस्पर मनुष्य लिखा हुआ है ना, मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग और भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र ने लिखा है। पांडुरंग दामोदर गुणे क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे है। आगे देखिए, पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्या कहते हैं भाषा के बारे में। पाश्चात्य काव्य शास्त्री, पाश्चात्य विद्वान, जिसमें मैक्स मूलर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर कहते हैं भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि और आविष्कार का ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरे को प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज से नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। वो कहते हैं कि हम कोई ऐसी विचार को चाहते हैं कि ये मनुष्यकृत है
और वो विचार दूसरे को देना चाहते हैं, तो वही भाषा है जो विचार है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी, ये आपके यहाँ भी किसी ने कही है। देखिए यहाँ आपके एक सेकेंड, आपके जो विचारक है इनमें सुकुमार सेन की परिभाषा भी इनसे मिली जुली हो सकती है। कोई नहीं, आगे आप देखिए। क्रोचे, वेनिड क्रोचे ने कहा है, वेनिड क्रोचे जी की परिभाषा है, भाषा उस समस्त समष्टि तथा भाषा उस स्पष्ट समित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त हो जाती है। क्रोचे, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के हैं, जैसे नेत्राग्रह, श्रोत्राग्रह, स्पष्टाग्रह। वस्तु भाषा की दृष्टि से श्रोताग्रह प्रयास सर्वश्रेष्ठ है। वांद्रेय, आगे देखिए। ओतो ये पर्सन, इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये गॉर्डिनर की तो महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इन शब्दों के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओतो ये पर्सन। अब आगे देखिए गॉर्डिनर क्या कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। गॉर्डिनर। और आगे है ब्लॉक और ट्रेगन। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से हम परस्पर विचारों का आदान प्रदान मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक ट्रेगन कहते हैं। आगे देखिए भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। श्रुत्रेवा, तो ये पाश्चात्य परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैक्स मूलर, हेनरी और क्रोचे, है ना। और क्रो एंड क्रो की भी भाषा की परिभाषा है। और क्रो एंड क्रो कुछ ऐसे कहते हैं कि ध्वनि संकेतों के लिपिबद्ध स्वरूप को भाषा कहते हैं। इस प्रकार की कुछ परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड डीएलएड वगैरह किया होगा तो वहाँ आपको भाषा की परिभाषा आराम से क्रो एंड क्रो की मिल जाती है। अब भाषा कैसे उत्पत्ति हुई भाषा की, वो आप जानिए। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए, 8 सिद्धांत इन्होंने समझाए हैं हमको। एक का नाम है दिव्योत्पत्ति, जिसका प्राचीन धर्म ग्रंथों से लिया गया है। एक है संकेत, जो रूसों ने दिया है। रगण, जो प्लेटो, हैस और मैक्स मूलर ने दिया है। एक इंगित है, जो डॉक्टर राय ने दिया है। एक सिद्धांत का नाम है रूट थ्योरी, जो धातु है, और हेज और मैक्स मूलर ने इसका समर्थन किया है। एक ध्वनि है यो यो हो थ्योरी, एक भोंबो थ्योरी भी है और एक यो थ्योरी भी है, आप ध्यान रखिए। तो ये थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया है न्यावरे ने। संपर्क थ्योरी है जिसका प्रतिपादन जी रेवेज ने। समन्वय का किया है हेनरी स्वीट ने। एक भोंबो थ्योरी है, उसका किया है आपके प्लेटो। कुछ ऐसे है, भोंबो थ्योरी भी अलग है, यहाँ पे दी नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक सीमित लो सोसाइटिक डे लैंग्वेज ने अपने अधिनियम में निर्देशित किया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो बात हो चुकी वह हो चुकी। भाषा की विशेषताएं प्रवृत्ति निम्नांकित है। आइए विचार करते हैं भाषा क्या है। भाषा सामाजिक संमति है। भाषा सतत प्रवाहमान
प्रावमान सहज नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण आदि का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। नोट करिए, जटिलता से सरलता की ओर, है ना, संयोगात्मक से वियोगात्मक तक, समष्टि से व्यष्टि ऐसे। तो इसमें क्या है, व्यष्टि से समष्टि की ओर। और एक और आता है उदाहरण से विचार की ओर, विचार से उदाहरण की ओर। तो ये क्या है कि विचार से उदाहरण की ओर आती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। ये बात सही है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्या है? आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। पहले अंगों से आदमी समझाता है, उसके बाद में बोलता है, उसके बाद में लिखता है, फिर यांत्रिक शुरू हो गई अब, है ना। अब रोबोट वगैरह बोलने लग गए ना। विविध रूप कौन कौन से? भाषा के मानक परिनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट लैंग्वेज जो होती है हमारी। विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषाएं, बोली, जो भाषाओं के अलग अलग रूप है, छोटी छोटी भाषाएं चारों तरफ होती है ना, वो। उपभाषा, अभ्रष्ट भाषा, ये जो थोड़ी सी टूटी फूटी भाषा, खराब भाषा होती है ना, वो होती है मानक भाषा। व्यक्ति बोली, जो कोई भी अलग अलग बोलता है उसको व्यक्ति बोली कहते हैं। विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा। देखिए यहाँ सिर्फ हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ इन चीज़ों पे ज़्यादा विचार हम करेंगे नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा तेज गति हमारी है तो आप बताइएगा, थोड़ा स्लो भी गति कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब भाषा वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से वर्गीकरण किए हैं, किसने किए हैं, विद्वान ने, ये सब बातें हम अगले सत्र में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमने जाना भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि जानी, भाषा की परिभाषा जानी। तो भाषा की परिभाषाओं में आपको हिंदी के विद्वान यानी हमारे भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान भी मिले, संस्कृत के विद्वान भी थे उसमें कुछ, है ना। और उसके बाद में हमने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत जाने, जिनमें दिव्योत्पत्ति, संकेत, रगड़, इंकित, धातु, श्रम, ध्वनि, संपर्क, समन्वय इत्यादि थे। उसके बाद में एक हमने आपको नोट्स बताया, 1886 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति बनी और उस समिति ने कहा कि भाषा पर कोई बात नहीं करेगा। अब जो भाषा की परिभाषा है, जो सब कुछ था वो पहले से ही था, इसके बाद में कोई इस पर विचार नहीं करेगा। आगे भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप एक बार जान लें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक सम्मति है, ये भी सही है, संपत्ति भी है, कोई बात नहीं है। अर्जित संपत्ति है, सचेत, प्रवाहवान, सहज, नैसर्गिक होती है, सही है। भाषा अर्जित संपत्ति, देखिए होता है नहीं होती है, होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये भी सही है, संपत्ति है, ये भी सही है, अर्जित भी है। परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का माध्यम है, अर्जित संपत्ति है, मैंने आपको कहा था। अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर चलती है और आपका नियम से उदाहरण की ओर चलती है। संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर चलती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। और भाषा की बहुत सारी परिभाषा है, जब भाषा विज्ञान आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे इन्होंने भाषा की परिभाषा है इनके हिसाब से दी है, लेकिन ये काफ़ी है ना। और आगे देखिए आप, भाषा के इन्होंने कुछ रूप भी बताए हैं। पहले भाषा कैसे विकसित होती है, आंगिक होती है, शुरू में अंगों से आदमी बातचीत करता है, उसके बाद में बोल के करता है कुछ संवाद, उसके बाद में लिखता है, और अब आजकल जो है यांत्रिक हो गई है। आगे देखिए, मानक परिनिष्ठित भाषा होती है एक भाषा, एक विभाषा, उपभाषा, छोटी भाषा, एक बोली सब होती है ना। और एक होती है जो टूटी फूटी खराब भाषा होती है, उसको उपभाषा भी कह देते हैं, जो क्योंकि वो भाषा बनने से पहले इधर उधर की बिखरी हुई बातें उसमें रहती है। अभ्रष्ट भाषा होती है, अभ्रंश भाषा भी इसी को कहा जाता है, अमानक भाषा भी यही होती है। एक होती है बोली, जो सबकी अलग अलग बोली होती है व्यक्ति विशेष की। एक विशिष्ट भाषा होती है जो प्रोफेशनल होती है, जैसे आजकल हमारी हिंदी और अंग्रेजी मिला के इंग्लिश चल गई है, वो विशिष्ट भाषा हो गई। कूट भाषा होती है जो आपके स्टेनोग्राफी इत्यादि में काम आती है। कृत्रिम भाषा जो नई बना ली जाती है, जैसे आपको मैंने अभी बताया इंग्लिश हो गई। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र की भाषा है, जैसे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा कह सकते हैं लेकिन है नहीं, है ना। आगे देखिए, जो विद्वानों ने वर्गीकरण किए हैं वो जानेंगे। 2 वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण में आपके प्रोफेसर मैक्स मूलर आते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे।
फिलहाल के लिए मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि पारिवारिक वर्गीकरण में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमारी हिंदी कैसे बनी और हमारी हिंदी कहाँ से आई है और इससे पहले इसका क्या स्वरूप था और किस प्रकार हम वर्गीकरण करके जान सकते हैं कि हिंदी वास्तव में कहाँ से आई है ना। आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण, इससे आगे वाला जो सत्र है वो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। अब तक की जो बातें थी वो तो आपको इधर उधर कहीं मिल जाएगी, लेकिन वर्गीकरण हर कोई जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।